नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आप सबके खुश रहने और मस्त रहने की कामना करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आपकी 12th बोर्ड की एग्जाम चल रही है और उसके साथ में आपके जैसे एग्जाम कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाली है। और आपका क्या है कि अब जो मेन टारगेट रहेगा, जैसे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंडिया की टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आपकी अगर बात करें तो जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसमें आपका सपना होगा और उसी के साथ में आपके जो इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन का सपना रहेगा। तो उसमें अगर बात करें तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के बाद में आपकी जो CUET UG एग्जाम है, उसमें दोनों में डिफरेंस रहता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादातर लिखना पड़ता है। और यहाँ पर आपके जो CUET UG में क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, या अगर बात करें MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों की जो है एक तरीके से स्ट्रेटजी अलग रहती है, दोनों के जो टारगेट है वो अलग रहते हैं। तो हम बात करेंगे आज मेनली जो BSc बायोलॉजी ऑनर्स बायोलॉजी डोमेन की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, जिससे हम क्या है कि आपके जैसे जो 200 मार्क्स का जो पेपर आएगा बायोलॉजी डोमेन का, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। आउट ऑफ 200 में 200 भी हो सकते हैं, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 180 या 190 ईजिली हम गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेनली हमारे जो क्या क्या क्राइटेरिया के साथ साथ हम कैसे हमारी स्कोर को बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि हमारा जो CUET UG बायोलॉजी डोमेन का जो सिलेबस है उसको हमें समझना पड़ेगा कि कितने क्या चैप्टर आएंगे आपके, किन चैप्टर से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है। इस चीज़ को सबसे पहले हमें ध्यान में देना पड़ेगा। उसी के बाद हमारी जो मेन स्ट्रेटजी रहेगी वो चैप्टर के बेसिस पर बनेगी। तो यहाँ पर आपके बायोलॉजी डोमेन के 16 चैप्टर दिए गए हैं। वो आपकी अगर मैं बात करूँ तो जो ओल्ड NCERT है उसके जो सारा जो सिलेबस था वो 12th वाला यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। न्यू NCERT में आपके कुछ चैप्टर 8 दिए गए हैं, वहाँ पर आपके जो 16 की जगह 13 चैप्टर बचे हुए हैं, लेकिन वो आपका बोर्ड का सिलेबस है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो CUET UG बायोलॉजी डोमेन के जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके इन 16 चैप्टर में पूछेंगे, यानी कि आपकी ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें से हमें क्या है कि ये जो चैप्टर हैं इनको हम सेपरेट करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पर हमें इनका वेटेज रखना पड़ेगा। और उसी के साथ में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जहाँ पर हमें जो बोलते हैं कि जो मेन फोकस होगा वो आपका किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, इन चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक रहेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल आपके विदाउट कंसेप्चुअल रहते हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो ईजी वाले चैप्टर। फिर आपके कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे जिनका वेटेज ज़्यादा रहेगा लेकिन उनके कंसेप्ट भी ज़्यादा हैं। कुछ आपके चैप्टर ऐसे हैं इनमें से जिनके क्या है कि मेमोरी बेस्ड और कंसेप्चुअल दोनों प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम क्या है कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ईजी चैप्टर की बात करते हैं। तो उसके लिए देखिए कि जो चैप्टर नंबर आपके ये यहाँ पर दे रखे हैं 7 चैप्टर 16 में से वो बिल्कुल ईजी है। उनका क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड या विदाउट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ में आते हैं। जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 4 है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर नंबर 9 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर आपका चैप्टर नंबर 10 है जो आपका फूड प्रोडक्शन में जो भी माइक्रोब्स या जो बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका। फिर आपके जो चैप्टर दे रखे हैं 14, 15 एंड 16, ये सारे तीनों चैप्टर इकोलॉजी से हैं। तो इनका हमारा क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। इनको सबसे पहले हमें रिवाइज करना है, इनके कंसेप्ट जो भी मेमोरी बेस्ड जो है वो चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे ये 7 चैप्टर होने चाहिए। इनको आप सबसे पहले याद करोगे, इनके कंसेप्ट हैं जो भी जितने आपने रिवाइज किए उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी चीज़ें सबसे पहले हम इन चैप्टर की करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं सेकंड कि सेकंड हमारा क्या रहना चाहिए। सेकंड के बाद में आपके जो 3 चैप्टर दिए गए हैं इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 3 है आपका रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका जो भी गैमेटोजेनेसिस जो सारी प्रोसेस है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में। इसमें फिर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 जिसको हम जेनेटिक्स बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसका वैसे नाम देखा जाए तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपका वंशानुगति का आणविक आधार है, जिसको हम क्या बोलते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं CUET UG के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जिसमें अगर बात करें तो 30% या जैसे कि 35%
जो भी वेटेज है इन तीनों चैप्टर का है 16 में से। तो ये आपके क्या है कि कंसेप्चुअल हैं, यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो मेमोरी बेस से ज़्यादा क्या रहेगी, कंसेप्ट आपको बिल्डअप करने पड़ेंगे, और उसी के साथ इनका क्या है कि डीप एनालिसिस के साथ डीप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर आपके तीनों किस में रहने चाहिए, इनमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, उसी के साथ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टाइम लगे उसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 7 चैप्टरों को आप पहले से प्रिपेयर करके रख दिए। अब आप 3 चैप्टर को और वेटेज दे दोगे तो ऑलमोस्ट आप 80% सिलेबस को कवर कर लोगे। तो इन चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा आपको क्लियर। फिर हम बात करते हैं तीसरा, हमारे वैसे जो चैप्टर हैं जो मिक्सअप आते हैं, जहाँ पर आपको मेमोरी बेस भी रखना है और हमें कंसेप्ट भी अच्छे से याद रखने हैं। तो वो चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर आपका 7 जिसमें आपका आता है इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर आपका 8 है जो लेंदी है, जिसमें अगर बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर आपका रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। इन दोनों जो चैप्टर हैं उनको हमें क्या है कि अच्छे से रिवाइज करने के साथ कुछ कंसेप्ट भी बनाने पड़ेंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको समझना पड़ेगा कि प्लाज्मिड कैसे बन रहा है, कैसे हम क्या है कि फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा रहे हैं, इस प्रकार के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो उनका भी वेटेज है अच्छा खासा रहता है। तो थर्ड हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपके जैसे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर आपके सारे जो 16 चैप्टर हैं वो हमारा सबसे पहले कैटेगराइज होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम कैसे हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाते हुए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए और चीज़ें हैं, जिसमें जो बोलते हैं ना रेगुलरिटी होना सबसे ज़रूरी है। रेगुलरिटी किस चीज़ में, आपका एक फिक्स टाइम टेबल रहना चाहिए, किसमें डेली के हिसाब से कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए, जिसमें आप चाहे 5 घंटे पढ़िए या 6 घंटे पढ़िए। तो उसमें आपका जो टाइम है वो डिवाइड होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए एक इक्वलिटी के बेसिस पर। जैसे आपके जो टाइम टेबल में फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, बायोलॉजी को कितना देना है, ये डेली आपका टाइम शेड्यूल रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि आपने जैसे एक चैप्टर रिवाइज मतलब कि पढ़ा, उसके कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए, याद कर लिए। अब उसका क्या है कि 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद में हमें हर बार अल्टरनेट फॉर्म में रिवीजन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार तैयार कर लिया और उसके बाद में फिर आप इसको छोड़ दिए कि हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। हर टाइम पीरियड के दौरान रिवीजन सबसे ज़्यादा मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिर आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम में आपको क्या है कि नई नई चीज़ें मिलेगी, और जो भी चैप्टर है उसमें से आपको जो टॉपिक दिया गया है उसके कुछ आपके कंसेप्ट मिलेंगे। तो उन कंसेप्ट को आप किसी भी जैसे जो नोटबुक होती है उसमें आप लिखते जाइए, या अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो वहाँ पर आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो थर्ड हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए वो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। जब आपका क्या है चैप्टर के कंसेप्ट बना लिए, उनका रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में आप आइए किस पे, पीवाईक्यू पे। एक बार हमें एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसकी समझ होना ज़रूरी है, ताकि तभी आप क्या है कि जो नया चैप्टर रहेगा या जो भी आपका जो स्ट्रेटजी रहेगी वो एक पॉजिटिव वे में जाएगी। तो सबसे पहले आप कीजिए पीवाईक्यू एनालिसिस, यानी कि जो भी चैप्टर पढ़ा उसके पीवाईक्यू देखिए, किस प्रकार से आपकी सीयूटी यूजी एग्जाम जो कंडक्ट होती है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो समझना आपको ज़रूरी है। फिर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए, अब आइए आप किस पे, फोर्थ हमारा जो टारगेट रहना चाहिए, जो पॉइंट है मेन स्ट्रेटजी का, वो रहेगा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ लेते हो, जो कंसेप्ट बन जाते हैं, उन कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से हम क्लियर तभी कर पाते हैं जब उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं या क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मेन जो रहता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो रहेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जितनी हो सके किसी भी चैप्टर के लिए मिनिमम हम मान के चलते हैं कि आप हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन कम से कम कीजिए। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम हर चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन से या क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसी के साथ में आपके जैसे अगर ये जो सिलेबस दे रखा है उसके आपके कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है, आप कंसेप्ट को नहीं समझे हो, चैप्टर जो भी आपका सिलेबस है उससे एक बार अच्छे से गो थ्रू नहीं हुए हो, तो उसके लिए भी आपकी अगर बात करें तो सीयूटी स्टडी कैपिटल लेकर आई है सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम के लिए आपका कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जिसमें आपका डोमेन एग्जाम भी रहेगा, लैंग्वेज भी रहेगी, जो भी आपका जीके जीएस रहता है वो। उसके साथ में आपको क्या है कि इस कंप्लीट प्रिपरेशन बैच में टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट और जो बोलते हैं पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड है। तो आप जुड़ सकते हो स्टडी कैपिटल के साथ।
उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, प्ले स्टोर पे जाइए और CUT स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपको और भी कोई डाउट लगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपके CUT स्टडी कैपिटल के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके हेल्पलाइन नंबर है 9336257345, इस पर आप विजिट कर सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे।